We'll continue with the topic that we were doing yesterday. We're studying about how British had conquered Portuguese and eliminated them. Then how British conquered Dutch and eliminated them. Then how their rule started in India, or the English started ruling India. Okay, they survived. How Danes came and what was their main concern? They wanted to colonize India. क्या बोलते हैं, not colonize India but make the Indians convert into Christianity. ठीक है, तो Christian missionaries were sent. So neither their Christian missionary activities or their trade could succeed in India. So they left India by selling everything. Yes, spread of religion. So they sold everything and went back to their country. Right? And आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच के साथ क्या हुआ. ठीक है, और फाइनली कैसे फ्रेंच खत्म हुआ और ये जो इंग्लिश है इनका इंडिया में किस तरीके से जो है रूल स्टार्ट हुआ. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टुडे. सो अंडरस्टैंड, इफ आई टेक यू टू द मैप ऑफ यूरोप. ओके, आई एम जस्ट जूमिंग दिस अ लिटिल. बहुत ज्यादा क्लियर होगा नहीं, बट ये येलो पैच दिख रहा है, ये येलो पैच है ब्रिटेन, और ये जो आपको ग्रीनिश कलर का पैच दिख रहा है, दिस इज फ्रांस. सो दिस इज इंग्लैंड एंड दिस इज फ्रांस. ठीक है ना. तो इंग्लिश और फ्रांस जो थे ना, जैसे बचपन से कोई दोस्त होता है तो उसको बोलते हैं लंगोटिया दोस्त, है ना. एकदम बचपन से ही एकदम दोस्त बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज लंगोटिया दोस्त. यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये लंगोटिया दुश्मन है. ठीक है, बचपन से ही झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी थी ये इंडिया का नहीं स्टार्ट हुई, बहुत पहले से ये राइवलरी इनकी ऐसे ही चल रही थी. ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटेंशन था कि पूरे वर्ल्ड को हमें कॉलोनाइज करना है. पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं वो हमारे लिए काम करें, हमें जो है प्रॉफिट दे, और हम जो है इस प्रॉफिट के पैसे से एंजॉय करें. तो इसके लिए वो लोगों ने जो है ये अफ्रीका को कॉलोनाइज किया. ठीक है, दे कॉलोनाइज्ड अफ्रीका. देन दे आल्सो कॉलोनाइज्ड यूएसए. यूएसए में भी इनके कॉलोनीज थे. ठीक है, एंड दे आल्सो ट्राइड टू गो इनटू साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट. यहाँ पे एक जगह है फ्रेंच गुयाना करके, जहाँ पे फ्रेंच लोगों की कॉलोनी आज भी एग्जिस्ट करती है. सो इट इज नॉट दैट कि फ्रांस ने जो है कॉलोनाइज करना छोड़ दिया है. आज भी फ्रेंच गुनिया जो है वो फ्रेंच के अंडर है, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है ना. तो क्या है कि व्हाई इज दिस इंटेंस राइवलरी गोइंग ऑन इन बिटवीन देम? बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड एंड मेक देयर कॉलोनीज इन होल वर्ल्ड. ठीक है ना. तो दिस इज द रीजन व्हाई दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर. Now what happened? As I told you about USA looks something like this. USA का मैप देखोगे कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है ना. ऊपर कनाडा है. ठीक है, फिर नीचे से जो है एक ऐसा क्रॉस लैंड है, और उसके बाद नीचे साउथ अमेरिका है, और ये सारा जो है ओशन है. ऑल दिस पार्ट इज ओशन. ठीक है, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस इज यूएसए. सो यूएसए में ओरिजिनली यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है विच आई एम ड्रॉइंग हियर, ओरिजिनली यहाँ पे 13 कॉलोनीज थी. दिस 13 कॉलोनीज बिलोंग टू ब्रिटेन. ठीक है, ये 13 कॉलोनीज जो है ब्रिटेन को बिलोंग करती थी. कहाँ पे? यूएसए में. ठीक है, यहाँ पे बीच से एक रिवर फ्लो करती है कॉल्ड एज मिसिसिपी रिवर. मिसिसिपी रिवर जो है पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर मिसिसिपी. ठीक है, मिसिसिपी के दोनों किनारे पे, बोथ साइड्स ऑफ मिसिसिपी, यहाँ पे रूल था फ्रांस का. ठीक है, दोनों किनारे फ्रांस का रूल था. और ये जो साइड है ये आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर साइड है, कैलिफोर्निया. ठीक है, कैलिफोर्निया सुना होगा आपने. तो कैलिफोर्निया आज जो बहुत पॉपुलर है, उस जमाने में बंजर था. उस जमाने में ज्यादा कोई नहीं जाता था वहां पे. जो कॉलोनीज थी, एक था ये 13 ब्रिटिश कॉलोनी जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में, और एक मिसिसिपी के दोनों तरफ फ्रांस का रूल था. ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंड इज, ऑब्वियसली बात है, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रिटेन की जगह छोटी है और फ्रांस की जगह बड़ी है.
तो अब इसी बात है, इनके बीच में झगड़ा हो गई, बिकॉज ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड मोर लैंड। सो दिस लेड टू अ वॉर कॉल्ड एज 7 years वॉर। क्या हुआ? एक 7 years वॉर हुआ। ये 7 years वॉर हुआ 1756 से लेकर 1763 के बीच में। ठीक है, 7 years हो रहे, 1756 से लेकर 1763। ठीक है, किसके बीच में चला ये? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चला। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम नोच के खाने वाले थे। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जो जीत हुई वो हुई ब्रिटेन की। ब्रिटेन वन दिस वॉर। ठीक है, उसके बाद 1763 में एक ट्रीटी साइन हुई कॉल्ड अस ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, तो पेरिस में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके तहत क्या है कि अब ये जो फ्रेंच कॉलोनी थी, ये सारी फ्रेंच कॉलोनी यहाँ से निकल गई, फ्रांस का अस्तित्व मिट गया। ये जो पूरा साइड है अब ये ब्रिटेन का हो गया, और ये जो दूसरा साइड आपको दिख रहा है मिसिसिपी रिवर के, ये चला गया स्पेन को। दिस वेंट टू स्पेन। सो इसमें क्या है कि बहुत ही दर्दनाक डिफीट हुई यहाँ पे फ्रांस की। फ्रांस लॉस्ट दिस बैटल। ठीक है ना, इवन तो ब्रिटिश वन। क्या ऐसा होगा कि सारा का सारा नुकसान फ्रांस को ही हुआ होगा? क्या ब्रिटिश के लोग नहीं मरे होंगे? क्या उनके जो हथियार वगैरह वो यूज नहीं हुए होंगे? तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा उनका भी खर्च हुआ है, और बहुत सारे लोग उनके भी मरे हैं। तो हैवी नुकसान ब्रिटेन को भी हुआ है, फ्रांस को भी हुआ है। फ्रांस को तो उसके बाद वो फिर भी हार गए, ब्रिटिश कम से कम जीत गई, बट नुकसान तो दोनों साइड को हुआ है ना। समझ आ रही बात? यस। सो व्हाट हैपेंड इज, आफ्टर 1763 both the countries wanted to recover their पैसा that they had spent in the war। जो भी इन्होंने खर्च किए थे वॉर के टाइम पे, उसको रिकवर करना था। अब देखो ब्रिटेन ने क्या चाल चली, बोला ना बहुत दिमागदार है। इन्होंने इन कॉलोनी वालों को क्या बोला, ये जो इनकी 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इन कॉलोनी वालों को बोला, देखो तुम्हारे लिए तो वॉर किया हमने, कल को अगर यहाँ पे फ्रांस रहता और तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो क्या होता? देखो हमने तुम्हें बचाया, थैंक यू बोलो हमको। और कैसे थैंक यू बोलोगे? ऐसे थोड़ी, थैंक यू अंकल, ऐसे थोड़ी चलता है। सो हाउ आर यू गोइंग टू थैंक अस? यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस। तो उन्होंने क्या किया, 1763 के बाद यूएस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। दे इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द पीपल इन यूएस। किसने किया? ये ब्रिटेन ने किया। ठीक है ना, और छोटा मोटा टैक्स नहीं बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, एक्सेसिव टैक्स बढ़ाया, जिसके कारण क्या हुआ, वहां के लोग चिढ़ गए, एंड दे स्टार्टेड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, क्या हुआ इससे? अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच थी, फ्रेंच तो बेचारे हार गए। अब इनके पास ना तो कॉलोनी बची, ना तो पैसा बचा। तो फ्रांस का भी तो बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने अपने ओन सिटीजन्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, दे टैक्स देयर ओन सिटीजन्स। तो जब इन्होंने अपने खुद के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाए, तो इनके लोग भी चिढ़ गए, और इससे हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपने हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है बैकग्राउंड? यस। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज देयर इन 9th एंड 10th बोथ। 9th में एक पूरा चैप्टर था, और 10th में आपने पढ़ा होगा ये नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन एनडीए के सिलेबस में आता है। एनडीए में इनफैक्ट दोनों आते हैं, एनडीए में अमेरिकन भी आता है, फ्रेंच भी आता है, और एक और आता है दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन भी आता है। अब इसकी स्टोरी अलग है, कभी और सुनाऊंगा। तो मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कि ये जो 7 years वॉर है, ये 7 years वॉर लेड टू टू काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। वन इज अमेरिकन रेवोल्यूशन, अदर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस को आजादी मिली, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को आजादी मिली। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों आपस में लंगोटिया दुश्मन है। कौन? ब्रिटिश और फ्रांस। तो यही दोनों ब्रिटिश और फ्रांस जब इंडिया में आएंगे, ठीक है, दोनों गर्म खून है एकदम, तो विस्फोट होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। इंडिया में जब ये लोग रहे, कभी भी शांति से नहीं रहे। एक तो फ्रांस बाद में आया, फिर भी इनको बहुत उंगली करने की आदत थी। ये क्या है कि ब्रिटेन जहां जहां पे था, उनके पीछे पीछे जाकर वहां वहां पे अपने फैक्ट्री बनाने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। तो जिसके कारण इन दोनों के बीच में झगड़ा होना इनएविटेबल हो गया, ये मतलब होना ही था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी।
तो फ्रेंच वेर द लास्ट टू कम टू इंडिया। तो अभी इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि फ्रांस ने 1764 में, जब ये 1763 में हार गए ना हर जगह से, तो नहीं सॉरी सॉरी 1764 1664 में 1664 में, ठीक है, दे डिसाइडेड कि हमें जो है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, ठीक है। फॉर दैट वी विल ट्रेवल टू द ईस्ट एशियन कंट्रीज। They did not only intend to come to India, but they wanted to colonize whole of East Asian countries. सारे के सारे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इनको कॉन्कर करने थे। तो 1664 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ईस्ट एशियन कंट्रीज को जाकर कॉन्कर करेंगे, ठीक है ना। तो 1664 में दे स्टार्टेड देयर सेल फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से ये लोग निकलते हैं। तो फ्रांस से निकलकर यहाँ से निकले हैं, यहाँ से निकलकर ऐसे घूम कर आ रहे हैं। तो ऑन द वे अफ्रीका आएगा, तो अफ्रीका को उन्होंने कॉलोनाइज किया ऑन द वे। और उसके बाद यहाँ से अफ्रीका से ऐसे गोल घूम कर ये पहुंचे इधर मैडागास्कर। दे रीच्ड मैडागास्कर। मैडागास्कर में जाकर वहां पे उन्होंने कॉलोनाइज करने की कोशिश की। हाउएवर मैडागास्कर में कॉलोनाइज नहीं कर पाए। वहां के लोकल्स ने उनको जूते चप्पल से मारकर भगा दिया, ठीक है ना। मतलब बेसिकली वहां के जो लोकल्स थे उन लोगों ने फ्रेंच का डोमिनेशन माना ही नहीं। स्टार्टिंग से ही इतना रिवॉल्ट किया कि वो कभी वहां पे मैडागास्कर में बस ही नहीं पाए। तो ये जो है आपको धुंधला दिख रहा होगा, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मैडागास्कर। दिस आइलैंड इज मैडागास्कर आइलैंड, ठीक है ना। तो ये जो मैडागास्कर आइलैंड है, इस मैडागास्कर आइलैंड को इन्होंने कॉलोनाइज करने की कोशिश की। हाउएवर दे वर नॉट सक्सेसफुल। सो यहाँ से निकले, वो थोड़े से ऊपर आए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो तीन छोटे छोटे आइलैंड्स है, ठीक है। इंडिया के करीब भी एक है मॉलडीव्स, यहाँ पे सब लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, विच इज मॉरिशस। मॉरिशस सुना है? मॉरिशस वैसे अफ्रीका का है, इट लीगली बिलोंग्स टू अफ्रीका। बट क्या हुआ कि फ्रेंच ने इस मॉरिशस को बहुत अच्छे से कॉलोनाइज किया। दे वेंट टू दिस मॉरिशस। वहां पे मॉरिशस को पूरे तरह से कॉलोनाइज कर दिया इन्होंने। अब ऐसा हुआ कि फ्रांस इनका होम टाउन तो था, बट अपने घर से दूर मॉरिशस इनके लिए सेकंड फ्रांस जैसा बन गया, ठीक है ना। तो मॉरिशस फॉर देम बिकेम लाइक सेकंड फ्रांस। ये इनकी ही कंट्री बन गई एक तरीके से। वहां के लोगों को टोटली कॉलोनाइज कर दिया। सो मॉरिशस बिकेम देयर बेस। फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड मूविंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड। ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में जहां जहां इनको जाना था वो मॉरिशस से जाने लगे। सो इंडिया में कब है? इंडिया में 3 साल बाद आए, 1667 में। So they came to India in 1667. So from Mauritius they came to सूरत। कहाँ है? सूरत में है, 1667 में। तो in 1667 they reached सूरत। और 1668 में ही उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना दी। They made their first factory at सूरत in 1668, ठीक है ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इंडिया कहाँ बनी? सूरत में बनी। क्लियर है यहाँ पे ये बात? ओके, सो ऑल दिस आर important facts that you need to remember, ठीक है। सो फ्रेंच पे चलते हैं। सो द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, ठीक है, they were the last Europeans to come to India. They set out to colonize the Indian and Pacific Ocean region, वही मतलब ईस्ट इंडियन रीजन। सो ड्यूरिंग किंग लुई 16, ठीक है, नहीं 14। तो ड्यूरिंग किंग लुई 14 his minister Colbert let down the foundation of French East India Company. ये एक राजा था, बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी वहां पे। बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था उसका नाम था लुई 14। लुई 14 जो था, इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कॉल्बर्ट। कॉल्बर्ट ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ये जो है इंडियन ओशन में निकल पड़ते हैं कॉलोनाइज करने के लिए। कब निकले थे? 1664 में निकले थे। कहाँ गए? दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ एट मैडागास्कर बट फेल्ड। देन दे वेंट टू मॉरिशस। देन मॉरिशस को इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, ठीक है ना। फिर फ्रैंकोइस कैरन, फ्रैंकोइस कैरन इनके अंडर में 1667 में ये जो है ये इंडिया पहुंचते हैं। कहाँ पे? सूरत पे। तो दे रीच्ड इन 1667 एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1668।
तो 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना दी। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने और भी फैक्ट्रीज बनाई। कहाँ पे? जहां जहां पे अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद वो लोग मसूलीपट्टनम में भी बनाते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस इन 1669 आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, याद है गोलकुंडा के राजा के बारे में? यस मैन, हर चीज में हाँ कर देता है। सो जस्ट इन नेक्स्ट ईयर 1669, ठीक है, यस, इन 1669 ही एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। ठीक है ना, हर चीज में हाँ मिल जाता है इनको। तो अगले ही साल, पहले सूरत में बनाया फिर मसूलीपट्टनम में बनाया। अब आप याद करो, अंग्रेजों की भी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी, उसके बाद उन्होंने भी सूरत में बनाया था। मतलब जहां जहां पे अंग्रेज है वहां वहां पे जाएंगे ही। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अब जब मसूलीपट्टनम में इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजों का होल्ड वहां पे ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे वो करीब करीब 50 साल से रूल कर रहे थे। तो 50 ईयर से जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, एक नया कॉम्पिटिटर आएगा तो उसको तो दिक्कत होगी। तो मसूलीपट्टनम में इनको प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे वेंट अ लिटिल डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे आकर इन्होंने यहाँ पे एक जगह बनाई। ठीक है, ये जो जगह है, इस जगह को आज हम लोग पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। तो पौंडीचेरी जो है, ये पौंडीचेरी फ्रेंच ने बनाया था। ठीक है, ये पौंडीचेरी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सो आई टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट इट। ठीक है, तो 1763 में ये लोग पौंडीचेरी में आने से पहले, यहाँ पे तो उनको नुकसान हो रहा था मसूलीपट्टनम में। सो दे केम एंड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एट पौंडीचेरी, ये इनका परमानेंट कैपिटल बना। बट बिफोर मेकिंग दिस परमानेंट कैपिटल, व्हाट दे हैड डन इज, वो लोग अंग्रेजों से थोड़ा दूर जाकर बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों से फिलहाल उनको नुकसान हो रहा है। सो वहां से नीचे आने से पहले वो पहले गए थे ऊपर, वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में एक जगह है चंदन नगर करके। ठीक है, तो चंदन नगर जो जगह थी, चंदन नगर में चले जाते हो, और चंदन नगर में वहां पे वो लोगों ने एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री सेटअप किया। चंदन नगर वॉज देयर बिगेस्ट फैक्ट्री बिफोर दे मेड फैक्ट्री एट दिस पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से पहले चंदन नगर में बड़ी फैक्ट्री थी, वहां पे अंग्रेज नहीं थे। ठीक है, तो वहां पे उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। सो चंदन नगर नियर कैलकटा, सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मुगल सूबेदार शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से परमिशन लिया, शाइस्ता खान से परमिशन लेके चंदन नगर में उन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया। बट वहां पे लिमिटेड बिजनेस हो रहा था, सिर्फ बंगाल के लोग खरीद रहे थे। वहां से वो लोग बाकी और अपने बिजनेस को फैला नहीं पा रहे थे। सो दे वांटेड टू मेक अ लैंड जहां पे उनको बिजनेस बहुत ज्यादा मिले और वहां पे कोई दूसरा इंसान ना आए। दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू लैंड। तो वो लोग लैंड की तलाश में गए। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी समझना पड़ेगा, तब आपको जो है ये जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा। सो दिस इज द सदर्न मैप ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड में ही बहुत सारे पहाड़ हैं। सो यू माइट बी नोइंग दिस। So there are a lot of mountains on western side as well as on the eastern side, right? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। सुना होगा आपने? यस और नो? यस। सो ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट को हम लोग हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं, या महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है वेस्टर्न घाट को? व्हाट इज दिस वेस्टर्न घाट कॉल्ड इन महाराष्ट्र? सह्याद्री सुना है? यस, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड as सह्याद्री। So Western Ghat in Maharashtra region is called as Sahyadri. However, it is not only in Maharashtra, it extends to Karnataka also, it extends to Kerala also. केरला तक जाता ही है। केरला में बीच में थोड़ा सा एक गैप आता है इधर। ठीक है, there is a small gap over here. This is called as पालघर गैप। ठीक है, अदरवाइज न तो ये पूरा माउंटेन कंटिन्यूस है, इट इज अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट में बहुत सारे गैप्स, वो गैप्स क्यों है मैं बताता हूँ। अब क्या है कि वेस्टर्न घाट में जो नदियां फ्लो करती है, उसमें से कुछ है जो हमारे वेस्ट साइड में ही फ्लो करते हैं, पहाड़ के ऊपर बारिश होती है, वो पानी इधर वेस्ट में ही गिर जाता है। बट कुछ नदियां ऐसी है जो कि पहाड़ पे गिरने के बाद ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है।
ठीक है, जैसे गोदावरी, तो गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर में स्टार्ट होता है, नासिक में, और गोदावरी उसके बाद ये महाराष्ट्र से होते हुए, उसके बाद कर्नाटका से होते हुए, तमिलनाडु, ये क्या बोलते हैं, तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में आके मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे ये है हमारे नासिक में। ठीक है, किधर, त्र्यंबकेश्वर। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक पहाड़ है, इससे जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, सो इट विल बी फास्ट और स्लो, विल इट बी वेरी फास्ट और विल इट बी वेरी स्लो, वेरी फास्ट, ओके, ओके। सो जो वेस्टर्न साइड में गिरा, जो साइड वेस्टर्न साइड में गिरा, यहाँ पे बहुत तेजी से गिरा, और यहाँ से गिरने के बाद तुरंत यहाँ पे कोस्ट था, जिससे ये समुद्र में मिल गया, इट वेंट एंड met the sea very very quickly, so it was flowing very very fast, and after that it met the sea very very quickly, so the speed will be very very high, स्पीड जो थी यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके कारण क्या हुआ, आप अगर हमारे अरेबियन साइड में जाओगे, अरेबियन साइड में जितने भी नदियां जाकर अरेबियन सी में मिलती है, यू विल फाइंड कि कोस्टल एरिया ऐसा हो जाता है, फनल जैसा। ठीक है, और ये जो है ये नदी है, दिस इज अ रिवर, एंड बिफोर एंटरिंग द सी इट फॉर्म्स अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्यूरी। इसको बोलते हैं एस्ट्यूरी, जहाँ पे फनल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्यों, क्योंकि द वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न साइड में पड़ रहा है ये वाला, ये ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये फ्लैट सरफेस पे फ्लो करता रहा, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, कितना डिस्टेंस फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना के बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इतने सारे स्टेट से होते हुए ये यहाँ पे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है। सो दैट मीन्स पहाड़ से बहुत तेजी से निकला था, बट उसके बाद पूरे फ्लैट सरफेस पे चलते चलते उसकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी होगी, नाउ इट विल स्लो डाउन। समझ आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? ओके, नाउ while the water is coming down from the mountain, when the water is coming down from the mountain, माउंटेन के ऊपर जो भी पत्थर वगैरह है या जो भी सॉइल है, वो सबको भी ये नीचे खींच लाएगा अपने साथ, इट विल ब्रिंग डाउन द सॉल्ट, ये क्या बोलते हैं, सॉइल एंड क्या बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स, एवरीथिंग अलोंग विद इट व्हेन इट इज कमिंग डाउन, दिस इज कॉल्ड एज सिल्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, जो अपने साथ पानी नीचे लेकर आ रहा है पहाड़ से। नाउ दिस सिल्ट केम एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, ऊपर से नीचे जब आया तो बहुत फास्ट आया, उसके बाद जब ये जमीन पे चल रहा है उस टाइम पे पानी की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो ये स्लो स्पीड से जो सिल्ट है, ये आसपास के एरिया से भी और ज्यादा मट्टी वगैरह इकट्ठा करेगा। As the speed is quite slow, it is having a lot of time to extract more soil from the neighboring places. So neighboring places से ऐसे soil और collect हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करते करते ये मिला यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। सो व्हेन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, इसके साथ जो सिल्ट आया था ना, वो सिल्ट यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, मट्टी जो आई थी उसके साथ, ये मट्टी बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कुछ ऐसा बनता है, और ये जो पानी है ये इनके बीचों बीचों में से ऐसे जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दलदल टाइप का मिलेगा, यू विल फाइंड दलदल हियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है पोरस सॉइल मिलेगा, और इनको बोलते हैं डेल्टास। समझ में आया? सो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे एस्ट्यूरीज दिखाई देगी। एस्ट्यूरीज क्यों बने? बिकॉज फास्ट मूविंग वाटर ब्रोक सम लैंड, बिकॉज ऑफ विच अ फनल वाज क्रिएटेड, उसने कुछ लैंड तोड़ दिया, जिसके कारण एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बना, और फनल जैसे स्ट्रक्चर से रिवर का पानी समुद्र के साथ मिला, दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्यूरी, विच यू विल सी ऑन वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट। On the eastern coast, as the water is flowing through many states, अभी मैंने गोदावरी का एग्जांपल दिया, गोदावरी के साथ उसके नीचे जो है कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, उसके नीचे कावेरी नदी है, ये कर्नाटका से निकलती है, तो ये सब बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस कैरी कर रहे हैं,
जिसके कारण यहाँ साइड में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेल्टाज लाइक दिस। ठीक है, ये डेल्टा में ये जो मट्टी है, ये जो सिल्ट है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, बिकॉज ये पहाड़ से आया ना, पहाड़ का सॉइल कभी भी फर्टाइल हो। तो आप कभी भी जाओगे पहाड़ पे जहाँ पे बर्फ नहीं है, वहां पे पहाड़ पे आपको बहुत सारा ग्रीनरी मिलेगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रीज वगैरह ग्रोइंग ऑन अ माउंटेन। दिस इज बिकॉज द सॉइल विच इज देयर ऑन अ माउंटेन इज वेरी वेरी फर्टाइल नेचुरली। दिस सॉइल इज कॉल्ड अ सिल्ट। तो सिल्ट जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है डेल्टास में, डेल्टास का जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इज दिस क्लियर? नाउ ऑन वन सच डेल्टा, ठीक है, नाउ ऑन वन सच डेल्टा the French formed पौंडीचेरी। इसका मतलब इससे पहले तक इस डेल्टा के ऊपर कोई था ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उस लैंड को कंक्रीट किया। ठीक है, वहां पे डेल्टा है, दलदल टाइप का है, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा बेस बनाया, उसमें मट्टी वगैरह डाला, उसके ऊपर कंकड़ डाला, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डाला, और वैसे करके उन्होंने पूरा का पूरा जो है पौंडीचेरी को एस्टेब्लिश किया। सो पौंडीचेरी डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 1674। In 1674, the French made it to be their permanent capital. The whole city of Pondicherry was creation of the French. It was not existing in India before this. ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चंदन नगर का जो इनका फैक्ट्री था वो तो चला ही, लेकिन पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी इनका सबसे बड़ा बेस बन गया, हेडक्वार्टर बन गया। तो इन 1763 शेर खान लोधी, द गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम, वलीकोंडापुरम, तो जैसे आपने विशाखापट्टनम सुना होगा, वलीकोंडापुरम सुना होगा, वलीकोंडापुरम इज आल्सो वन ऑफ द सिटी ओवर देयर, ग्रांटेड फ्रेंच द परमिशन टू हैव अ परमानेंट साइट फॉर सेटलमेंट। तो ये जो शेर खान लोधी है, इन्होंने परमानेंट साइट दे दिया फ्रेंच को कि तुम जो है यहाँ पे सेटल हो जाओ, ये एरिया हमारा नहीं है, इस एरिया में हम कुछ नहीं करते, तो अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे तुम परमानेंट साइट लो और यहाँ पे सेटल हो जाओ। ठीक है ना? सो after getting the permission, they shifted their Masulipattnam base to this new site in Pondicherry. मसूलीपट्टनम में बिजनेस चल नहीं रहा था अंग्रेजों की वजह से, सो यहाँ पे पौंडीचेरी में उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। सो दस द पौंडीचेरी वाज फाउंड इन 1674। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पौंडीचेरी कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, या तो पौंडीचेरी किसने बनाया था, फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, डेन्स, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आंसर इज कि फ्रेंच ने बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? ओके, समय बढ़ता रहा, 1700s आ गया। एक बार 1700s आ गया तो व्हाट हैपेंड इज, अब इनका भी बिजनेस काफी बढ़ रहा था, अंग्रेजों का भी बिजनेस काफी बढ़ रहा था, तो इनके बीच में जो है राइवलरी स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंच एंड ब्रिटिश, बिकॉज दे वर लंगोटिया दुश्मन ऑफ ईच अदर, सो दे हैड अ फियर्स राइवलरी अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या हुआ कि फ्रेंच का जो प्रेजेंस था अंग्रेजों को पसंद नहीं था, अंग्रेजों का जो प्रेजेंस था वो फ्रेंच को पसंद नहीं था। सो बिकॉज ऑफ देम फ्रीक्वेंट क्लैशेस टुक प्लेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट क्लैशेस होती रही, एक दूसरे के शिप को डुबाते रहे। कहाँ पे? ये सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में जो है ये इनके बीच में क्लैशेस चलते रहे। दिस वाज आल्सो द पीरियड ऑफ द 1756 टू 1763, जो ये मैं बता रहा था 7 इयर्स वॉर चल रहा है। तो ये 7 इयर्स वॉर सिर्फ यूएसए में नहीं चल रहा, 7 इयर्स वॉर 5 कॉन्टिनेंट में लड़े गए थे। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में, ये 5 कॉन्टिनेंट्स में इनका 7 इयर्स वॉर चल रहा था। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों की लड़ाई चल रही है, इन दोनों को एक दूसरे का प्रेजेंस पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, एक दूसरे के ये लोग शिप डुबाते रहे, कभी अंग्रेजों ने फ्रेंच की शिप डुबा दी है, कभी फ्रेंच ने अंग्रेजों की शिप डुबा दी है, टेरिटरी के ऊपर इलीगली कैप्चर कर लिया, तो ये सब चल रहा था। सो दिस लेड टू 3 वॉर्स, इंडिया में 3 वॉर हुए। ठीक है ना, दिस लेड टू 3 वॉर्स। दिस वॉर्स वर फॉट इन तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट। ये जो एकदम इधर का कोस्ट है, इस कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इस कोरोमंडल कोस्ट को अंग्रेज कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उन्होंने जो है इस जगह का नाम दिया कार्नाटिक कोस्ट। तो उनके साथ ऐसे ही था, जिसका नाम नहीं बोल पाते उसका नाम ही बदल देते। जैसे एक्चुअल में क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर हम बोलते हैं, वी नो हिम बाय द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एक्चुअल में द नेम वाज नॉट रविंद्रनाथ टैगोर,
एक्चुअल में इट वाज रविंद्रनाथ ठाकुर, बट क्या है कि इनको ठाकुर प्रोनाउंस करना नहीं आता था अंग्रेजों को, तो ये लोग ठाकुर को ठेकौर 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 करते करते टैगोर हो गया, ठीक है ना, और ठेकौर ठेकौर करते करते इट बिकेम टैगोर। ठीक है, वैसे ही देयर इज अ प्लेस, ठीक है, हमारे इधर ही, ठीक है, कॉल्ड अस खड़की, ठीक है, हमारे इधर ही एक जगह है खड़की, ठीक है, तो खड़की को वो लोग कभी भी खड़की नहीं बोल पाते थे, दे यूज्ड टू प्रोनाउंस इट एज ख की, ख की। तो ख की को जब वो लोग लिखते थे तो के एच ए डी की आई नहीं लिखते थे, उसको वो लोग लिखते थे ख की, के आई आर के ई ई, ख की। सो दे यूज्ड टू राइट इट इन दिस वे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इंडियंस ने इसको प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया किरकी। सो नाउ वी कॉल इट एपीएस किरकी। यहाँ पे एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो एक्चुअल में होना चाहिए था एपीएस खड़की, बट बिकॉज ऑफ अंग्रेज दे कॉल्ड इट एपीएस खकी। नाउ इंडियंस आर प्रोनाउंसिंग इट एपीएस किरकी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस की उन्होंने वाट लगाई है इंडिया में। तो वन ऑफ द प्लेसेस इज कोरोमंडल। कोरोमंडल उनको बोलने नहीं आता था, तो इसको कार्नाटिक बोल दिया, बोलने में उनको आसानी होती थी। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे नाम के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी इंडिया में। सो एनीवेज, so this led to 3 wars in South India, that is in तमिलनाडु, कोरोमंडल के एरिया में। अब ये लोग वॉर कैसे लड़ते थे? एक चीज आपको पता होगा, इंडिया में हमारे जो लोकल रूलर्स थे, इंडिया के जो लोकल रूलर्स हैं, ठीक है, राजा महाराजा टाइप के, इनके बहुत सारे बच्चे होते थे, क्रिकेट टीम ही बना देते थे ये तो, ठीक है ना। तो उसमें जो बड़ा बेटा है, जो सेकंड बेटा है, जो थर्ड बेटा है, जनरली इन तीनों के बीच में हमेशा ही अगला राजा बनने को लेकर झड़प होता था, ठीक है ना। पापा जो है वो सबसे बड़े बेटे को बनाते थे, उसके बाद का जो बेटा है वो बोलता था कि भैया को ही क्यों बनाया, मेरे को क्यों नहीं बनाया, मैं भी तो राजा बन सकता हूँ, है ना। तो आपस में इनके बीच में जो है हमेशा राइवलरी लगी रहती थी, इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये चीज अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने बहुत अच्छे से समझा कि ये लोकल लोग जो है यहाँ पे कंटिन्यूस फाइट करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही फाइटिंग जोड़ी को ढूंढते रहे कि ऐसे कौन से जगह पे दो लोगों के बीच में फाइट हो, जहां पे भी दो लोगों के बीच में फाइट होता, एक को ब्रिटिश सपोर्ट करता, दूसरे को फ्रेंच सपोर्ट करते। इससे क्या है, इनको लड़ने की वजह मिल जाती है। ये दो भाई तो आपस में लड़ ही रहे थे, और ये लोग क्या है कि वो आग में जो है घी डालने का काम करते थे। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जो है अपने बड़े भाई से ज्यादा कैपेबिलिटी है, तुम्हें जो है अपने बड़े भाई के बदले तुम्हें बैठना चाहिए? हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल मेरे को ही बैठना चाहिए। मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा छोटा भाई क्या लाइबल है राजा बनने के? यस, सिमिलर टू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर सिचुएशन। सो दे यूज्ड टू मेक दिस इंडियंस, ठीक है, दे यूज्ड टू इंस्टिगेट देम। ये लोग जो है उनको जो है जाकर भड़काते थे एक दूसरे के खिलाफ, एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि ये दोनों आपस में लड़े। जब ये दो आपस में लड़ते थे तो उसी के बीच में जो है बैती गंगा में अपनी हाथ धोते थे। ठीक है, तो क्या है कि एक जो है ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा है, एक जो है जो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहा है। अब होता क्या था, अल्टीमेटली है तो परिवार ही ना। तो इंडियंस क्या है कि कभी भी एक दूसरे को मार वार नहीं देते थे। इनका वॉर होता था, लेकिन वॉर के बीच में ये लोग रुक जाते थे, ए टाइम प्लीज, ए अभी खाने का टाइम हो गया, चलो लंच कर लिया, ठीक है ना। सो बेसिकली दो भाई थे, तो दे डिड नॉट मेक इट इन सच अ वे कि ये वॉर एकदम मतलब मारपीट की हालत में आ जाए, एक दूसरे को मारना पड़ जाए। वॉर करते थे लेकिन बीच में रुक जाते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच वॉर जब इसमें बीच में रास्ते में ही रुक गया, कोई जीता नहीं, ना तो ब्रिटिश जीते ना तो फ्रेंच जीते। तो वो जो है दोनों भाइयों के पास गए, ये क्या बात हुई, तुमने बीच में क्यों वॉर खत्म कर दिया? मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी क्या होता है, तुम्हारे वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, हमने अपने वेपन्स दिए, हमने अपने लोग मारे, ठीक है ना। तो तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ। उन्होंने बोला हाँ, हमने थोड़ी बोला था तुमको हमारे पास आने के लिए, तुम ही खुद आए थे, जाओ तुम अपना देख लो। सो इंडियंस आर लाइक दैट, ठीक है ना। हमने थोड़ी बुलाया था, तुम तो अपने आप आए थे ना, तो हम थोड़ी तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ है, हमारा क्या हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, तो इंडियंस इंडियंस ने इस तरीके से भगा दिया। ऐसे दो बैटल हुए, दो बैटल में कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। तो टू बैटल्स टुक प्लेस इन विच देयर वाज नो रिजल्ट। उसके बाद अंग्रेजों ने बोला ऐसा तो नहीं चलने वाला, तो उन्होंने फ्रेंच को डायरेक्ट अटैक किया। दिस इज द थर्ड वॉर। इन द थर्ड वॉर, दिस इज बैटल ऑफ वैंडी वॉश। वैंडी वॉश तमिलनाडु में एक जगह है, आज भी एग्जिस्ट करता है। सो इन द बैटल ऑफ वैंडी वॉश विच इज द थर्ड कार्नाटिक वॉर, द ब्रिटिश चैलेंज फ्रेंच इन अ वेरी वेरी ब्रूटल वे। ये ब्रूटल वे में इन लोगों ने जो है, अंग्रेजों ने फ्रेंच को बहुत बुरी तरह हरा दिया, बहुत बुरी तरह। ये जो वॉर होता है ये होता है 1760 में। इफ यू सी दिस, इट इज बिटवीन 1756 टू 63 ना। तो इनके बीच में 7 इयर्स वॉर तो चल ही रहा था। तो इंडिया में 1760 में
थर्ड कार्नाटिक वॉर होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ एंडी वॉश। इस बैटल ऑफ एंडी वॉश में फ्रेंच का पत्ता पूरी तरह से काट देती है अंग्रेज। ठीक है, तो द ब्रिटिश टोटली एंडेड, ठीक है, द ब्रिटिश टोटली एंडेड देयर डोमिनेंस इन इंडिया। किसका? फ्रेंच का। इसके बाद जैसे मैंने बताया 1763 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस पीस ट्रीटी में क्या हुआ, अंग्रेजों ने बोला इसके बाद तुम जाओगे पौंडीचेरी में और पूरे इंडिया में कहीं कुछ नहीं करोगे, और हम जो है पौंडीचेरी में एंटर नहीं करेंगे, बाकी पूरे इंडिया में हम लोग ट्रेड करेंगे। ये जो है ये ट्रीटी साइन होने के बाद द फ्रेंच वर लिमिटेड ओनली टू पौंडीचेरी एंड द ब्रिटिश कुड हैव अ मार्केट ऑल ओवर इंडिया। समझ में आ रही बात? तो इससे जो है फ्रेंच का भी पत्ता कट गया। Now the French is also over. So now who is the loan shark in India? अभी इंडिया में लोन शार्क कौन है? द ब्रिटिश, द इंग्लिश। ओके, ठीक है ना। अब ये जो है, अब इंडिया में ये लोग अपने आप का डोमिनेंस कैसे बढ़ाते हैं? हाउ डिड दे कॉन्कर ऑल ओवर इंडिया? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। इंडिया में हाउ डिड दे मेक देयर प्रेजेंस? ठीक है, सो नाउ फ्रेंच इज आल्सो एलिमिनेटेड। अब हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं ये सारे बैटल्स को ताकि याद रहे। सबसे पहले पोर्तुगीज के साथ एक बैटल हुई थी, नाम याद है बैटल का? पोर्तुगीज के साथ जो बैटल हुई थी सूरत में। यस यस यस, आई विल बी शेयरिंग द नोट्स। पोर्तुगीज के साथ जो बैटल हुआ था, इट वाज कॉल्ड एज बैटल ऑफ स्वेली। SWELLY। यस, वेरी गुड। तो ये जो बैटल ऑफ स्वेली था, दिस वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज। कौन जीता? ब्रिटिश जीता। कौन से ईयर में लड़ी गई थी? 1612 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ स्वेली। ठीक है, इससे पोर्तुगीज का पत्ता काटा था। इसके बाद हमने देखा था डच। ठीक है, डच के साथ क्या हुआ था? कौन सा बैटल? बैटल ऑफ विदर। दिस इज ऑल्सो इन साउथ इंडिया। ठीक है ना। ये बैटल कब लड़ी गई थी? ये बैटल लड़ी गई थी 1759 में। इसके बाद डच का पत्ता काट दिया था। और अभी अभी हमने देखा कि फ्रेंच के साथ एक बैटल हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ वैंडी वॉश। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ वैंडी वॉश है, ये लड़ी गई थी 1760 में। ठीक है, तो ये किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। कौन जीता इसमें? ब्रिटेन जीते। ठीक है, सो ये तीन बैटल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से? एक है बैटल ऑफ स्वेली, एक है बैटल ऑफ बिदर, और एक है बैटल ऑफ वैंडी वॉश। सो फar so good. Any doubts? Okay. Now, yesterday we had seen कि बंगाल में इन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कब्जा जमा लिया था। बंगाल में 1696 में इनमें फोर्ट विलियम बनाने का परमिशन मिला था। फोर्ट विलियम बनाने का परमिशन किससे लिया था? फ्रॉम whom did they get the Fort William permission? फोर्ट विलियम बनाने का परमिशन किससे मिला था? औरंगजेब से। औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, फ्रॉम औरंगजेब दे गॉट द परमिशन टू बिल्ड फोर्ट विलियम्स। 1696 से लेकर 1702 के बीच में ये फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन होता है। ये कंस्ट्रक्शन का मेन आर्किटेक्ट कौन था? सर जॉन गोल्ड्सबोरो।
ठीक है, यस, सर जॉन गोल्ड्सबोरो, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद 1715 तक ये लोग इस फोर्ट विलियम को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दे नीडेड मोर स्पेस अराउंड इट। तो 1715 में फारूक सियार, ठीक है, इन लोगों ने जो है फारूक सियार से परमिशन निकलवाई और इसके तहत इनको जो है फोर्ट विलियम के चारों तरफ और भी जगह लेने का परमिशन मिल गया। याद आ रहा है ऐसा कुछ? दे गॉट परमिशन टू बोरो मोर एरिया अराउंड फोर्ट विलियम्स, ठीक है ना। लेकिन 1717 से 1727 तक, 1717 से 1727 तक, सॉरी, ठीक है, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज मुर्शिद कुली खान। ही वाज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ही सेड कि आई विल नॉट अलाउ यू, इवन दो तुम्हें औरंगजेब ने परमिशन दिया होगा, ठीक है ना, इसने बोला लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। और इसने जो है 1727 तक इसको रोक रखा, ठीक है। फिर 1727 से लेकर 1740 के बीच में कोई भी केपेबल नवाब नहीं बना, सारे के सारे निकम्मे थे, नालायक थे एकदम, ठीक है। तो इसके पीरियड के बीच में अंग्रेजों ने इलीगली फोर्ट विलियम्स के चारों तरफ टेरिटरी एक्वायर कर ली, ठीक है ना। और उसके बाद 1740 में, 1740 से लेकर 1756 तक कौन आते हैं? शाइस्ता खान। एंड ही वाज टोटली एंगेज्ड विद द मराठास। तो इसका भी ध्यान नहीं था बंगाल में। तो एज इसका भी ध्यान नहीं था तो क्या हुआ, इन लोगों ने और एरिया जो है बंगाल के चारों तरफ एक्वायर कर दिया। उसके बाद फाइनली 1756 में एक गरम खून के यंग हीरो आते हैं, नवाब। नाम क्या था उनका? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने पहले 3 चेतावनी दी, ये एरिया छोड़ दो, हमें टैक्स पे करो, और तुमने जो भी करना है वो मेरे से परमिशन लेके ही करो, ठीक है। और सारे टैक्सेस उनको भरने के लिए बोले थे। तो सिराजुद्दौला की बात मानी थी क्या उन्होंने? डिड दे लिसन? नो। तो फिर सिराजुद्दौला ने कुछ किया था उसके लिए? डिड सिराजुद्दौला डू समथिंग फॉर दैट? पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है, बहुत स्लो स्लो लिख रहे हो, आधे लोग लिख भी नहीं रहे हो, ऐसा मत करो। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज, सिराजुद्दौला 1756 में, सिराजुद्दौला 1756 में फोर्ट विलियम्स को पूरा कैप्चर करते हैं, ठीक है। और फोर्ट विलियम्स को पूरा कैप्चर करके उसके अंदर सीज ऑफ कैलकटा कर देते हैं, जिसमें 144 लोगों को उन्होंने एक बहुत ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बहुत ही छोटे से कमरे में बंद करने के बाद उनको वैसे ही अंधेरे में छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, अंदर सफोकेशन से, क्योंकि इतने से एरिया में 144 लोग हैं, इतने से एरिया में गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है, हीट निकल रहा है बॉडी से, सो ओनली 23 पीपल सर्वाइव, ठीक है, रेस्ट ऑल ऑफ देम डाइड, ठीक है ना। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपको क्या लगता है, अंग्रेज चुप रहेंगे? विल द इंग्लिश बी क्वाइट? विल द इंग्लिश बी क्वाइट? नो। सो व्हाट हैपेंड, बाय दिस टाइम दे वर एस्टेब्लिश्ड इन 3 प्लेसेस। एक इनका बॉम्बे था, एक इनका मद्रास था, एक इनका बंगाल था। ये 3 एरिया में ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जमा चुके थे। तो दिस इज बॉम्बे, दिस इज मद्रास, एंड दिस इज बंगाल। दे वर कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंसीज, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वी हैव सीन कि इन तीनों एरिया को इन्होंने कैसे कॉन्कर किया। बॉम्बे उनको दहेज में मिला था, है ना, डाउरी में। मद्रास में उन्होंने अपना पहला फोर्टिफिकेशन बनाया था, ये फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। और बंगाल को उन्होंने किस तरीके से कैप्चर किया, वी हैव सीन यस्टरडे। सो दिस वर द 3 मेजर प्लेसेस दैट द ब्रिटिश हैड इन इंडिया, कॉल्ड एज 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे।
अब बंगाल में सीज ऑफ कैलकाटा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे नजदीक कौन है जो बंगाल में तुरंत पहुंच पाएगा इन तीनों जगह में से? हु इज क्लोजेस्ट टू बंगाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बॉम्बे। देखो, यहाँ से रोड से जाने में बहुत टाइम लगेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी इजी टू गो फ्रॉम मद्रास थ्रू द सी रूट, है ना, क्योंकि यहाँ पे समुंदर है। तो समुंदर से बंगाल जाना अभी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी ट्रेन वेन कुछ भी नहीं है। देयर इज नो ट्रेन जिससे आप पहुंच पाओ, फ्लाइट भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है। सो व्हाट विल बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? सी। तो सी से ऐसे घूम कर जाएंगे। सो मद्रास पास पड़ेगा या बॉम्बे पास पड़ेगा? अब इसी बात है, मद्रास पड़ेगा। सो मद्रास में आपने देखा होगा ना, फॉरेन कंट्रीज में जैसे ही कोई मान लो चोरी वोरी होता है, या पुलिस स्टेशन में कोई जो है चोरी करके भागता होता है, तो कंटिन्यूस सायरन वायरन बजने लग जाते हैं। पुलिस के सारे लोग यहाँ वहां दौड़ने लगते हैं, है ना। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। हर जगह पे जो है जोर जोर से सायरन बज रहा है, पुलिस इधर उधर दौड़ रहा है, गाड़ी इधर उधर भाग रही है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इन सम मूवीज और समथिंग। एग्जैक्टली ऐसा मद्रास में हुआ। मद्रास में तुरंत जो है इंफॉर्मेशन दिया गया कि बंगाल में बहुत ही खतरनाक सा एक इंसिडेंट हुआ, सीज ऑफ बंगाल हुआ है, तुरंत यहाँ पे फोर्स भेजी जाए। तो मद्रास से एक ऑफिसर निकलते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल। अब देखो, आपके दिमाग में लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब आर्मी का रैंक ऐसा होगा, है ना। अब थोड़ा सा आपको मैं क्लियरिटी देता हूँ। क्या है कि सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री है जिसके पास अपने गवर्नमेंट की आर्मी है, इंडियन आर्मी। ठीक है ना, सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री है, और कुछ कुछ और भी है, ठीक है, ऐसे कुछ और कंट्री भी है। बट अगर हम लोग चाइना में जाएंगे ना, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में देर इज वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एज कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है। उनके वहां पे सिर्फ एक ही है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां पे चाइना की कोई आर्मी नहीं है, देर इज नो आर्मी ऑफ चाइना। वहां पे उस पार्टी की आर्मी है। यस, देर इज दैट कम्युनिस्ट पार्टीज आर्मी। उसी तरह यहाँ पे इंडिया में ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल देख रहे हो ना, ये क्या है बेसिकली? ये है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी। इट इज नॉट ब्रिटिश इंडियाज आर्मी। ही इज नॉट अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। समझ में आ रही बात? तो ऐसे कंपनी के अंदर मान लो कि पार्थ सारथी नाम का एक कंपनी है, और मैं उस कंपनी में बहुत सारे बॉडीगार्ड बुला के रखा हूँ कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा मेरे चारों तरफ जो है बॉडीगार्ड चाहिए, ताकि मेरे को कोई हार्म ना करे। ठीक है, तो क्या मैं इनको अपनी आर्मी बुलाऊंगा? नहीं, लेकिन ये लोग बुलाते थे। दे यूज्ड टू कॉल देम नॉट एज बॉडीगार्ड बट देयर आर्मी। एंड इन दिस दे यूज्ड टू गिव रैंक्स आल्सो। वे लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे ये सब रैंक देते थे। ठीक है ना। सो समझो, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये कोई कंट्री के आर्मी का पार्ट नहीं है। ही इज ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी देखेगा, नेवी वाला इंसान नेवी देखेगा, एयरफोर्स वाला इंसान एयरफोर्स देखेगा। खैर, एयरफोर्स तो था ही नहीं इस जमाने। इस जमाने में नेवी थी और आर्मी थी, लेकिन नेवी और आर्मी के रैंक सेम ही थे। ठीक है ना। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, यहाँ से बहुत सारे शिप्स लेकर यहाँ बंगाल पहुंचते हैं तुरंत। ठीक है ना। तो तुरंत जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंच गए। कभी 1756 में, जब सिराजुद्दौला ने सीज ऑफ कैलकटा किया। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं सिराजुद्दौला को अटैक करूंगा ना, फिर से वही होगा जो कुछ समय पहले हुआ था, जब भी ब्रिटिश ने ये क्या बोलते हैं, नवाब ऑफ बंगाल को अटैक करने की कोशिश की थी। सारे के सारे मुगल इकट्ठा होकर उनको मार दिया था, लाल बत्ती ले ली थी एक साथ। वही वापस से होगा। सिराजुद्दौला बाकी लोगों को बुला लेगा, ब्रिटिश आर्मी कमजोर पड़ जाएगी, हार जाएंगे। अरे बात समझ लो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला ऐसे तो इनसे नहीं जीत सकते, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज इंडियंस के फितरत में था कि अपने राजा को धोखा देने के लिए कोई ना कोई उसके खुद ही के क्लैन में मिल जाता है। जैसे रावण का विभीषण था, विभीषण उसी के खिलाफ हो गया था। वैसे ही हमारे जो संभाजी महाराज थे, संभाजी महाराज के उसमें भी जो है एक शिर्के नाम के एक इंसान थे। ठीक है। तो वो जो शिर्के थे, उन्होंने जो है औरंगजेब की आर्मी को बता दिया था कि संभाजी महाराज कहाँ पे कौन से टाइम पे विदाउट आर्म्स मिलेंगे। तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को वैसे कैप्चर करके उनको मार दिया था। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भी वैसे ही एक इंसान को ढूंढा कि जो सिराजुद्दौला का आदमी हो, लेकिन उसको धोखा देने के लिए तैयार हो जाए। तो बहुत रिसर्च के बाद उसको एक ऐसा इंसान मिला, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा।
जो कि सिराजुद्दौला के आर्मी का वजीर था। ठीक है, वजीर मतलब जो उसके आर्मी का कमांडर था, वजीर। ठीक है, तो वजीर को उर्दू में मीर बोलते हैं, द रैंक इज कॉल्ड एज मीर। ठीक है ना। तो जो सिराजुद्दौला के आर्मी का वजीर था उसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, तो ये जो है, ये मीर जाफर को बुलाते हैं, इधर इधर थोड़ा कुप्चे में बात करने के, इधर। ठीक है, तो मीर जाफर, हाँ क्या हो गया बोलो ना। तो मीर जाफर को बिठाते हैं, बैठना तू चुपचाप, ये पानी ला रही इसके लिए, चाय ला, क्या चाय कॉफी ठंडा कुछ। तो मीर जाफर बोलता है अरे मुद्दे पे आ। तो उसको रॉबर्ट क्लाइव जो है पूरा सपना दिखाता है। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है इमेजिन कि वन डे यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, ठीक है, यू ओपन योर आईज एंड एवरीथिंग इज गोल्डन इन फ्रंट ऑफ यू। You put your foot from the bed, you do not touch the ground, you touch a मखमल का जमीन। ठीक है, कैसा लगेगा? बोला हाँ बड़ा मजा आ रहा है मैजिक करके। बोला ये सब सब हो सकता है। बोला कैसे? बोला कि नवाब ऐसे ही जीते। बोला मैं थोड़ी नवाब हूँ, मैं तो वजीर हूँ नवाब का। बोलता नवाब भी बन जाओगे? बोलता अच्छा कैसे कैसे? बोलता मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान, इफ यू मेक इट सक्सेसफुल देन वी कैन रूल। ठीक है, you will become the nawab and we are going to have a good partnership and we will make you rich, we'll make sure that this sapna happens। ठीक है, तो मिर्जा जवाहर आई एम इन, क्या करने का है बताओ? कुछ नहीं करने का है, हम करेंगे, तुम्हें सिर्फ उसको उकसाना है। बोला किसको? बोला कि अब देखो, सीज ऑफ कैलकटा किसने किया? सिराजुद्दौला ने। अब हमें लेना है बदला। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसको उकसाएंगे और एक जगह पे लड़ाई करने के लिए बुलाएंगे। जहां पे हम लड़ाई करने के लिए बुलाएंगे ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें ही लेकर आएगा, अपना कमांडर आर्मी का। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपनी आर्मी को लेकर वहां से निकल जाना। यू टेक योर आर्मी एंड गो समवेयर एल्स। तो सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाएगा, हम उसको मार देंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि ना रहेगा नवाब और तुम बन जाओगे फिर अगले नवाब। ठीक है, और इससे क्या है कि हमारा भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इन दोनों ने आपस में डील कर ली। तो मीर जाफर धोखा देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो 1757 में इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली। 1757 के जून में, ठीक है, 1757 जून, व्हाट हैपेंड, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज प्लासी। अगेन ये इसका नाम इन्होंने करप्ट कर दिया है। ये जो जगह है प्लासी, इसका नाम एक्चुअल में पलाशी था। पलाशी, दिस इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो पलाशी है, यहाँ पे पलाश के फूल खिलते हैं। ठीक है, पलाश के फूल बहुत सुगंधित होते हैं। वो जगह ऐसी थी कि वहां पे बहुत सारे पलाश के फूल खिलते थे। इट वॉज नोन फॉर दैट, हेंस द प्लेस वॉज कॉल्ड एज पलाशी। इनसे पलाशी बोला नहीं जाता था, प्लाशी प्लाशी करते प्लासी नाम हो गया उसका। ठीक है ना। तो प्लासी में एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड था। उस बैटल ग्राउंड में यहाँ से अंग्रेजों की आर्मी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, और दूसरे तरफ से सिराजुद्दौला की आर्मी आती है। ठीक है, सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर। ठीक है, लड़ाई चालू होती है। स्टार्टिंग में तो मीर जाफर की सेना बड़ी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी होती है। बट बीच में से ही मीर जाफर अपनी आधी सैनिक लेकर भाग जाता है। जब मीर जाफर भाग जाता है, वो तो कमांडर था ना, बाकी के जो सैनिक थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। सिराजुद्दौला भी कंफ्यूज हो जाता है, बट वो समझ जाता है कि कुछ तो साजिश हुई है। दिमागदार इंसान था, तो वो समझ जाता है कुछ तो हो रहा है। तो सिराजुद्दौला बोलता है इधर रहूंगा तो पक्का मरूंगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी मार देगी क्योंकि मेरी आर्मी भाग चुकी है। सो मेरे पास ऐसे भी करने को कुछ है नहीं, यहाँ पे रहकर मैं उनसे लड़ूंगा। ठीक है, और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि खूब लड़ा था। ठीक है, बहुत वो था, क्या बोलते, गैलेंट वाला था। इससे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ से इस टाइम पे भाग जाता हूँ, ठीक है, भले ही मेरे को हिस्ट्री में लोग कायर गए, लेकिन भाग जाऊंगा तो मेरे को टाइम मिलेगा प्लानिंग करने का। प्लानिंग करके दोबारा मैं इनके ऊपर अटैक कर पाऊँ। एक्चुअल में चालाकी की उसने। तो वो बैटल ग्राउंड से भाग गया। लेकिन क्या है कि मीर जाफर को पता था कि वो भाग के कहाँ जा सकता है। तो मीर जाफर ने उसको फॉलो किया, और मीर जाफर ने फॉलो करके इसको मार दिया। इसको, सिराजुद्दौला को। ठीक है ना। तो ये तो एकदम विविशन प्रो मैक्स अल्ट्रा एचडी निकला। ठीक है, विभीषण कम से कम धोखा देकर आया था, लेकिन कम से कम मारा तो नहीं था। ये तो क्या है, मीर जाफर यहाँ से निकल कर, ये तो मीर जाफर एकदम अल्ट्रा एचडी निकला, एकदम विभीषण अल्ट्रा प्रो एचडी। ठीक है, सो ही वाज द एडवांस वर्जन ऑफ विभीषण। धोखा तो दिया ही, कहाँ छुप के बैठा उधर जाके मार भी दिया। तो सिराजुद्दौला पिक्चर से आउट हो गया। तो अब क्या हुआ, 1757 में मीर जाफर बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, मीर जाफर बिकेम नवाब।
अब ये कैसे नवाब बने? ये पपेट नवाब बने। ये जो है अंग्रेजों के कहने पे उठते थे, अंग्रेजों के कहने पे बैठते थे। सो ही वाज लाइक अ पपेट नवाब। अंग्रेज इससे ऐसे चीजें करवा रही थी जो कि कंपनी के फायदे में हो। ठीक है ना, हमारे को कोई भी टैक्स नहीं पे करना चाहिए, हमें जितना लैंड जिधर से चाहिए सब कुछ मिल जाना चाहिए। सो ऑल दोज पॉइंट्स केम ओवर हियर। मीर जाफर से वो सारे काम करवाए जिससे कंपनी को फायदा था, और मीर जाफर को कोई फायदा नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और बात। अब बंगाल में आज के डेट में हम कैपिटल जानते हैं कैलकाटा है, ठीक है ना, बट कैलकाटा क्या है कि समुंदर से बहुत दूर है। और जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने में कैलकाटा में कुछ भी नहीं था। उस जमाने में सारे वो एरियाज इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे कोस्टल एरियाज हो। सो बंगाल में एकदम कोस्टल एरिया पे पड़ता है एक जगह जिसको बोलते हैं मुर्शिदाबाद। ठीक है, नाम क्या है जगह का? मुर्शिदाबाद एक जगह पड़ती है। सो मुर्शिदाबाद was the original capital of the Mughals in India। मुर्शिदाबाद, जहाँ पे ये नवाब ऑफ बंगाल बैठने वाले। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कैलकाटा में बनाई थी, काफी अंदर। यहाँ से ये बहुत दूर है। सो इट was it named after मुर्शिद कुली खान? यस। ठीक है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट नवाब देयर। तो मुर्शिदाबाद जो है मुर्शिद कुली खान के नाम से बनी थी। ठीक है, तो ये जो कैलकाटा है, कैलकाटा बहुत दूर थी इस जगह से। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू गो ओवर देयर एंड कीप अ वॉच कि ये मीर जाफर क्या कर रहा है। सो दे हैड एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम कॉल्ड एज रेसिडेंस सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया है जिसको बोलते हैं रेसिडेंट सिस्टम। मतलब क्या? कि मुर्शिदाबाद में ये जो नवाब ऑफ बंगाल का जो कोर्ट होगा, उस कोर्ट में एक अंग्रेज का बंदा बैठेगा। ठीक है ना, ही इज जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, ह्यूमन सीसीटीवी कैमरा। ये वैसे ही है जैसे कॉलोनी में औरतें होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा, कौन किधर आ रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन क्या पहन रहा है। ठीक है, ये देखो ये देखो, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने। ठीक है, वो तो मतलब सोसाइटी में जो अपने सीसीटीवी कैमरास होते थे, वैसे ही इन्होंने जो है एक रेसिडेंट सीसीटीवी कैमरा बिठा दिया मीर जाफर के कोर्ट में। ठीक है, तो ये रेसिडेंट का काम क्या था? इसका काम था सिर्फ बैठे रहना और सुनना कि क्या चल रहा है, और ये देखना कि जो भी डिसीजन नवाब ले रहा है वो कंपनी के फेवर में है कि नहीं। अगर नहीं तो वो ऊपर जो है बता देगा, ऊपर कंप्लेन कर देगा रॉबर्ट क्लाइव को, देखो देखो ये ना हमारी बात नहीं मान रहा। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका काम क्या है? सीसीटीवी प्लस चुगली। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सीसीटीवी प्लस चुगली का काम करने वाला है ये रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे पहले रेसिडेंट कौन बने इंडिया के? वॉरेन हेस्टिंग। So Warren Hastings became the first resident of British system in India। ये वॉरेन हेस्टिंग वो है जो कि उन 23 लोगों में सरवाइव किए थे। 140 लोग, 144 में से 23 बचे थे, ये उन 23 में से एक है। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा नरेशन कि क्या हुआ अंदर, हमें कैसा लग रहा था, ठीक है, कितना पसीना आ रहा था, कितना लीटर पानी बह गया, ये सारा इंसिडेंट जो है वॉरेन हेस्टिंग ने सुनाया था। सो वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। मीनवाइल ये सारा जो चीज है सक्सेसफुल क्यों हो पाया? बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव ने ये सारा प्लान किया। बिकॉज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया कि ये लोग प्लासी में जीत गए। दिस इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी। कौन जीते? अंग्रेज जीते। ठीक है, जिसमें मीर जाफर जो है नवाब बन गया, सिराजुद्दौला जो है मर गया, और ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसकी जय जयकार होने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया इस वॉर का, बोला कि ये सिर्फ तुम्हारे ही वजह से पॉसिबल हुआ, तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता है, हाय। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है रॉबर्ट क्लाइव सबके सर पे चढ़ गया और सबसे ऊपर का रैंक ले लिया। सो ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उनको क्या बनाया? गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया, कि बंगाल में कुछ भी होगा रॉबर्ट क्लाइव से पूछने का। ठीक है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द रेसिडेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड ये कौन बने? नवाब कौन बने? पपेट नवाब मीर जाफर बने। तो मीर जाफर के पास खुद का कोई दिमाग लगाने का स्कोप नहीं था, सारा का सारा दिमाग कौन लगाएगा? ब्रिटिश सरकार लगाएगा, और उसको सिर्फ क्या है कि पपेट नवाब की तरह उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ऐसा 1760 से लेकर नहीं सॉरी 1757 से लेकर 1760 तक चला। ठीक है, जिसमें ये पपेट नवाब का काम कर रहा था बैठ के। उसके बाद ये भी बाहर आया, बोला कि यार कितने दिन तक मैं तुम्हारी ऐसी बात सुनूंगा, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? अब अपन को भी मांगता फुल इज्जत। अब हम ऐसा तुम्हारे तरफ पपेट नवाब का काम नहीं कर सकते।
ठीक है, ये सब क्यों बोल रहा था ये, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अपने देश वापस लौट गया था। रॉबर्ट क्लाइव इन 1760 वेंट बैक टू इंग्लैंड। जब तक वो था इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। जैसे ही ये इंग्लैंड चला गया 1760 में, तो तभी जो है ये पपेट नवाब मीर जाफर आके बोलता है कि मेरे को भी अपने खुद के डिसीजंस लेने हैं, मैं कब तक तुम्हारा पपेट बन के रहूं। ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ से लोगों ने ये क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव को फोन किया, देखो देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये नवाब नहीं, मतलब ये क्या है कि हमारी बात नहीं मानी। तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कोई बात नहीं, चेंज कर दो, कोई ना कोई एक और विभीषण मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो ये विभीषण को भी ज्यादा दूर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मीर जाफर के आर्मी में अब जो वजीर था उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है। तो मीर कासिम अंग्रेजों का एकदम फेवरेट था, क्योंकि मीर कासिम वही करता था जो कि अंग्रेज बोलते थे। तो मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बिठा दिया एज नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है ना। सो मीर कासिम अब ये भी पपेट नवाब की तरह काम करने लगा। लेकिन कब तक करेगा इंसान, कितना पपेट बन सकता है कोई, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम। तो मीर जाफर भी 1764 में फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है ना। मीर जाफर भी ये मीर कासिम भी 1764 में फ्रस्ट्रेट हो गया कि बस बहुत हो गया, नाउ आई कैन नॉट कीप डूइंग दिस। बट इसको ये भी पता था कि अगर मैं जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेन करूंगा, फिर से किसी और को बिठा देंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो ये मीर जाफर प्रो मैक्स बन रहा था। ठीक है। ही वॉन्टेड टू गो वन स्टेप अहेड ऑफ मीर जाफर। नाउ सी द मैप। अकॉर्डिंग टू मैप दिस इज बंगाल। इतना बड़ा सा बंगाल है अभी। ठीक है ना। इसके साइड में बिहार झारखंड कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब बंगाल में ही था। इसके साइड में जो जगह है, दिस इज आज के डेट का यूपी, उत्तर प्रदेश। आज के डेट का। उस टाइम पे इसको उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे। उस टाइम पे इस जगह का नाम था औध। OUDH। ये औध नाम कहाँ से आया, पहले अयोध्या। अयोध्या से ये जगह का नाम पड़ गया अवध। अवध, अंग्रेजों ने, उनको अवध बोलने नहीं आता था तो वो हो गया औध। ठीक है। तो ये औध जो है ये बाद में चलकर यूनाइटेड प्रोविंस बना, बाद में। और यूनाइटेड प्रोविंस से फिर यूपी बना, उत्तर प्रदेश। तो ये है नेम हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अयोध्या से अवध, अवध से औध, औध से यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी। खैर, तो यहाँ पे जो बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। ठीक है। ये जो है ये जाता है औध में। औध का जो नवाब था उसका नाम था सौजाउद्दौला। वो सिराज था, ये सौजा है। सौजाउद्दौला, सौजाउद्दौला। तो ये जो सौजाउद्दौला था, ये सौजाउद्दौला के पास मीर कासिम पहुंचता है। मीर कासिम उसको बोलता है कि देखो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल, मेरे को जो है कुछ भी सांस भी लेने नहीं देते, उनके इशारे पे बैठता हूँ, उनके इशारे पे उठता हूँ, वो मेरे को कुछ बोलते हैं कि टैक्स हटा दो तो मेरे को हटाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा सब मेरा हाल है। तो बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ। बोलता है कि थोड़ा सोचो, आज वो बंगाल में है, बंगाल से अवध कितना ही दूर है, एकदम तो पास ही में है। तो कल को सोचो वो तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम पे भी ऐसे ही करेंगे, तुम्हें भी बोलेंगे उठो तो उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। बोला हाँ तो ये है मुद्दे की बात, चलो हम दोनों हाथ मिलाते हैं, हम दोनों मिलके जो है अंग्रेजों को मारते हैं। तो शौजाओ तो बोला हाँ चलेगा चलेगा ठीक है। तो बोलता है अपनी टीम थोड़ी और स्ट्रांग कर ले क्या। तो मीर कासिम बोलता है कैसे। बोलता है एक काम करते हैं, हम यहाँ से जो है मुगल एम्परर के पास जाते हैं जो दिल्ली आगरा में बैठता है। ठीक है। तो दिल्ली आगरा में उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे उनका नाम था शाह आलम टू। ठीक है। तो ये कौन है, शाह आलम टू, जो कि एक्चुअल में पूरे इंडिया के मुगल एम्परर। ये लोग तो नवाब थे, ये एम्परर था। तो ये लोग मुगल एम्परर के पास चले जाते दोनों मिलके। दोनों मिलके उधर जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोलते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ। तो अरे सोचो, अगर वो औध आ गया, औध से दिल्ली कितना ही दूर है, आगरा कितना ही दूर है, तुम्हारे पास भी आ जाएगा, तुम्हें भी बोलेगा उठो तो उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो। शाह आलम बोला नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोला यस, तो यही है मुद्दे की बात, चलो हम तीनों मिलके मारते हैं चलो। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक जगह है बिहार और बंगाल के बॉर्डर में, ये वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है, इस दोनों के बॉर्डर में इस जगह पे, एक्चुअल में वो बिहार में ही पड़ता है। ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है बक्सर।
ठीक है, ये तीनों मिलके इधर आ जाते हैं। कौन कौन? मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, सौजौदौला और शाह आलम टू, ये तीनों मिलकर, अब ये लोग पहले जो है वॉर को स्टार्ट करते हैं। इनको लगा कि एक अंग्रेज क्या कर लेंगे, हम तो तीन है, हमारा पावर ऑफ 3 है, आराम से ब्रिटिश को हरा देंगे। ये यहाँ पे धनुष बाण अपना लगाते, ए टाइम प्लीज रुक, मैं धनुष लगा रहा हूँ अपना, दूसरे तरफ से गोली मार देते थे इनको अंग्रेज। तो ब्रिटिश बाय नाउ हैड मॉडर्न वेपनरीज, दे डिड नॉट फाइट विद द ट्रेडिशनल, वो तलवार ढाल वो सारी चीजों से फाइट नहीं करते थे। इंडियंस के पास अब भी वही है, यहाँ से भाला फेंक रहे हैं और वहां से गोली मार रहा है, तो obvious सी बात है भाला के स्पीड से गोली का स्पीड ज्यादा ही होगा। सो ब्रिटेन जो है बहुत ही इजीली तीनों को हरा देती है, बिकॉज उनके पास सैनिक कम थे लेकिन उनके पास मॉडर्न वेपनरीज थे। दूसरे तरफ इनके सैनिक ज्यादा है लेकिन ये तो एकदम ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं, एक एक गोली लग रहा सब मर रहा है। हरी बात समझ में? सो बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश वन दिस वॉर वेरी वेरी इजी। सो दिस इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ बक्सर। कभी हुआ था ये? 1664 में, 1764 में हुआ, ठीक है। सो इन द ईयर 1764 दिस बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच मीर कासिम, सौजौदौला, शाह आलम टू, ऑल द थ्री डिफीटेड, ठीक है। अब मीर कासिम को पता था अब मेरी खैर नहीं, ये इन लोगों ने मेरे को पकड़ा तो एकदम खाल उधेड़ देंगे ये। तो मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है, ही रैन अवे एंड कमिटेड सुसाइड, ये अपने आप को मार देता है, सुसाइड करके ये मर जाता है। सौजौदौला और शाह आलम को बोलते हैं हमारा आइडिया नहीं था, ये कासिम आया था हमारे पास, तो हम बहुत इनोसेंट लोग हैं बाबा, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। तो ब्रिटिश बोलता है कोई बात नहीं, आओ तुम, बैठो तुम बैठो, ठीक है, हम मारेंगे नहीं, तुम बैठो, पक्का ना मारोगे नहीं? अब बैठो रहे तुम लोग, ठीक है। तो इनको बिठाए, इनको बिठाने के बाद देखो अंग्रेज मैंने कहा ना बहुत ज्यादा चालाक थे, इनको मार के क्या मिलने वाला है, इंसान मर जाएगा, उससे क्या फायदा होगा ब्रिटिश को, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने चाल चली, ठीक है, इनसे ट्रीटी साइन करवाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन लोग हैं इधर? दो लोग हैं, एक है सुजाउद्दौला, एक है शाह आलम टू। सुजाउद्दौला कहाँ का था? औध का, औध मतलब यूपी, यूपी में इलाहाबाद भी पड़ता है और एक और जगह है कारा करके, कारा भी पड़ता है। तो सुजाउद्दौला को बोला कि इसके बाद तुम जो है हमारे पपेट नवाब बनोगे, पहला। दूसरा, तुम्हें दो एरियाज छोड़ने पड़ेंगे अपने टेरिटरी के, औध के दो एरियाज हमें देने पड़ेंगे। तो वो दो एरियाज कौन से? इलाहाबाद और कारा, ये दोनों जगह तुम्हें सरेंडर करने पड़ेंगे। सुजाउद्दौला बोला ठीक है, अब मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? तो इलाहाबाद चला गया, कारा चला गया, किससे? सुजाउद्दौला से, और वो पपेट नवाब बन गया, उधर भी रेसिडेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में मीर कासिम जो बोल रहा था उसको कि क्या तुम ऐसा चाहते हो, वो पहले हो नहीं रहा था लेकिन अब हो गया। ये वॉर नहीं होता तो शायद नहीं होता, लेकिन अब वो हो गया, अब उधर रेसिडेंट सिस्टम आ गया, वो पपेट बन गया। शाह आलम टू को बोला तुम्हें दिल्ली से निकलना पड़ेगा, दिल्ली आगरा अब तुम्हारा नहीं, दिल्ली आगरा अब हमारा, ठीक है। तो बोला मैं कहाँ रहूंगा? बोला, ठीक है तुम राजा थे, कोई बात नहीं, तुम्हारे इतना भी असम्मान नहीं करेंगे, वी गिव यू टू प्लेसेस, तुम जाओ या तो इलाहाबाद में या तो कारा में, इन दोनों में से जो जगह तुम्हें पसंद आए ले लो, या तुम्हें घूमना है तो घूमो, 6 महीने इधर रहो 6 महीने उधर रहो, ये दोनों जगह तुम्हें दिए, जाओ ऐश करो, ठीक है ना। लेकिन इससे तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं था, उसको सबसे नुकसान कहाँ हुआ? एक बात समझो, राजा एक्चुअल में अपना इनकम कहाँ से करता है? इफ ही इज अ किंग, वेयर इज ही गेटिंग द मनी? राज कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग द राज ऑफ हिज किंगडम, दैट इज फाइन, फ्रॉम वेयर ही इज ही गेटिंग द मनी फ्रॉम? सो मनी कैसे आता है? लेट्स से कि दिस इज द टेरिटरी एंड दिस इज द किंग, तो इस टेरिटरी में जितने भी लोग रहेंगे ना, ये सारे के सारे लोग जो है राजा को टैक्स पे करेंगे, एवरीवन विल पे टैक्सेस टू द किंग, ये जो टैक्स है इससे राजा की इनकम आती है। अब मुगल एम्परर के अंडर में इंडिया में जितनी भी जगह थी, उन सबके जो भी लोग थे उन सबका टैक्स मिलता था, किसको? हाँ, ये शाह आलम टू को। तो शाह आलम टू यूज टू गेट टैक्सेस फ्रॉम दिस पीपल, ठीक है ना। तो शाह आलम टू के अंडर में क्या क्या आता था? शाह आलम टू के अंडर में पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया आता था, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता था और बंगाल आता था, ठीक है। ऑल दिस एरियाज वेर अंडर शाह आलम टू, काफी बड़ा एरिया, इससे बहुत पैसा कमाता था शाह आलम टू।
ठीक है ना। तो शाह आलम टू को बोला कि अब तुमको जो है 3 जगह हमें देने पड़ेंगे, एक है बंगाल, एक है बिहार और एक है उड़ीसा। ये 3 जगह में जो तुम टैक्स कलेक्ट करते हो, अब तुम नहीं कलेक्ट करोगे, ये 3 जगह के टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज दीवानी राइट्स। दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन, तो दीवानी राइट्स का मतलब टैक्स कलेक्शन राइट्स जो है अब अंग्रेजों को मिल गया। सो दे गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इससे उनको बहुत ज्यादा पैसे मिले, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो शाह आलम टू बोला मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे को कैसे सर्वाइवल मिलेगा। बोला हम रिलैक्स, रिलैक्स ब्रो, विल गिव यू समथिंग। ठीक है, तो ये जो शाह आलम टू था, शाह आलम टू को इन्होंने दिया पेंशन। ठीक है, शाह आलम टू वॉज ग्रांटेड पेंशन। कितना पेंशन? 26 लाख रुपीज पर एनम, हर साल 26 लाख रुपए। 26 लाख का मतलब समझ रहे हो, महीने का 2 लाख से भी ज्यादा। मेरे को कोई देगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, समझ रहे हो, लेकिन इतना पैसा दे रहे थे उसको। तो सोचो, जो 3 जगह छोड़े इससे लिए है, उन 3 जगह से इनको कितनी कमाई मिलती होगी, क्योंकि 26 लाख दे रहे, तो अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो लोग तो इसको बहुत कम दे रहे होंगे ना। ब्रिटिश डोंट वांट टू पे हिम वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, दे आर पेइंग अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर वो स्मॉल अमाउंट 26 लाख है, तो इमेजिन करो इनको दीवानी राइट्स मिलने के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा से कितना पैसा मिल रहा होगा। इतना पैसा जब इनको मिलने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी बनी। दे वेर अर्निंग द हाइस्ट प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड। अब वो लोग इंग्लैंड के क्वीन से पैसा मांगते नहीं थे, बोलते ये बुड्ढी ये ले पैसा, हम तेरे को देते हैं। ठीक है, सो दे यूज्ड टू गिव सम मनी बैक टू द इंग्लैंड क्वीन। ठीक है, नाउ दे वर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम देयर, नाउ दे आर गिविंग बैक सम मनी देयर। आई बात समझ में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वेरी मच रिच आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। समझ आ रहा है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट्स? ओके, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड? अब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना सारा पैसा मिल गया, तो इन्होंने क्या किया, अब सब कुछ सॉर्टेड था। 1764 में इन लोगों ने फिर से मीर जाफर को वापस लाया। मीर जाफर को बोला देख पिछली बार क्या हुआ था याद है ना, तो इस बार नहीं करने का। तो मीर जाफर बोला ओके, डन, आई विल फॉलो यू। ठीक है, 1765 में लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है इंडिया में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न्स। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न्स टू इंडिया। 1765 में ही मीर जाफर मर जाता है। मीर जाफर इज डेड। अब आ गया फिर से टेंशन रॉबर्ट क्लाइव का, ओ शिट अब क्या करेंगे, अब वापस से एक पपेट नवाब ढूंढना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला यार अब पपेट नवाब ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। हाउ डिड ही डाइड? सिंपल डेथ, मतलब बुढ़ापे में मर गया, ये सब बुढ़े ही रहते थे। ठीक है, तो ये जो मीर जाफर है ये मर गया। मरने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को टेंशन आ गया, यार वापस से कौन ढूंढेगा ये पपेट नवाब, और क्या भरोसा पपेट नवाब का, फिर से जो है कुछ ऐसा कर देंगे, वॉर वॉर कर देंगे। ऑलरेडी बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बहुत नुकसान हो चुका। तो ही डिड नॉट वांट टू डू दैट। So Robert Clive introduced a government of dual governance, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियंस को बोला देखो हम तुम्हें भी ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम देते हैं। तो इंडियंस को बोला तुम लोग सारा सिविल काम देखो। ठीक है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू द इंडियंस। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया? इंडियंस को। और सारा का सारा जो मिलिट्री काम है, या सारा सारा जो ट्रेड वाला काम है, ये सब ब्रिटिश ने अपने हाथ में रखा। ठीक है, तो ये सिविल काम को करने के लिए इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम जैसे करवाए। नॉट एग्जैक्टली लाइक आज जैसे होता है यूपीएससी का एग्जाम, वैसा नहीं, बट मोर और लेस वैसे ही टाइप का सिस्टम था। सो दे कंडक्टेड एग्जाम्स बाय विच दे रिक्रूटेड सम इंडियंस फॉर कैरिंग आउट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। पता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से क्या करते थे? ये जो इनको दीवानी राइट्स मिली है ना, ये दीवानी राइट्स मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो लोग पैसा देंगे एज अ टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब वो टैक्स को ले जाने के मतलब कलेक्ट करने के लिए किसको तो भेजना पड़ेगा ना। उस टाइम पे तो पेटीएम था नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और इनके अकाउंट में आ गया, दैट वाज नॉट देयर।
सो दे हैड टू सेंड अ पर्सन टू देयर हाउस कि हफ्ता निकालो इस महीने का या इस हफ्ते का। तो दे, अब सोचो एक ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे घर घर जा रहा है, ऐसा नॉक कर रहा है, एक्सक्यूज मी कैन आई गेट माय हफ्ता फॉर दिस, तो हो नहीं सकता ना ऐसा, इट विल लुक वेरी ऑड। सो व्हाट दे डिड, ये जो इन लोगों ने सिविल वाला काम सौंपा है ना इंडियंस को, इसमें क्या किया, इनको बोला जाओ जाके कलेक्ट करोगे ये टैक्सेस, ठीक है, तुम जो इंडियंस हो, सो यू कैन आस्क फॉर दिस एंड यू गो एंड कलेक्ट दिस। इसीलिए इंडिया में आज भी जो यूपीएससी क्रैक करके ऑफिसर बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर साहब। सुना होगा आपने, यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो ऑफिसर बनता है उसको आज के डेट में भी कलेक्टर बोलते हैं। ये कलेक्टर का सिस्टम यहाँ से आया था, समझ रहे हो। तो कलेक्टर का काम क्या था, घर घर जाके भीख मांगता था कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ठीक है। सो आज के डेट में हम लोग कलेक्टर जो बोलते हैं ये पुरानी प्रथा है, आज के डेट में ये रैंक नहीं है। आज के डेट में दे आर कॉल्ड एज एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, ठीक है ना। तो एसडीएम रैंक होता है जो यूपीएससी क्रैक करता है, बट हम इंडियंस इनको आज भी कलेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर का सिस्टम समझ रहे हो कहाँ से आया, इज इट क्लियर। एनी डाउट सो फार, ओके ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ ये सिस्टम चला, ठीक है, फ्रॉम 1765 टू 1770 एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, हर चीज जो है चल रहा था, ठीक है ना। तो 1765 से 1717 तक हर चीज अच्छे से चल रहा है, बट 1770 के बाद प्रॉब्लम आने लगी। 1770 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये लॉस में जाने लगा, दे स्टार्टेड इनकरिंग लॉस। तो ये लॉस क्यों हो रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा। अब इतना लॉस हो गया कि ये इंग्लैंड के क्वीन से फिर से पैसे मांगने लग गए, हमारा कंपनी लॉस में जा रहा है, पैसे नहीं दे सकते, उल्टा तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो इंग्लैंड की क्वीन ने बोला ऐसे कैसे, अभी तो तुमको इतना प्रॉफिट हो रहा था, तुम पैसे भी भेज रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, सो क्वीन ने इंक्वायरी ऑर्डर की, ठीक है, शी मेड एन इंक्वायरी इनटू इट। इंक्वायरी करके ऐसा पता चला कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं ना, दे वर एंगेजिंग देमसेल्व्स इन प्राइवेट ट्रेड, ये लोग करप्शन कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेड का मतलब समझते हो, एक एग्जांपल देता हूँ समझ जाएगा। मान लो मेरे घर में एक एसी है, देयर इज अ एसी इन माय हाउस, ठीक है ना। ये एसी का कुछ पार्ट खराब हो गया है, ठीक है, मान लो कंप्रेसर खराब हो गया है। कंप्रेसर जो है बहुत महंगी चीज है, ठीक है ना। तो मैंने जो है कंपनी में फोन किया, एलजी के कंपनी में, एलजी के कंपनी वाला आता है, बोलता है कि कंप्रेसर खराब हो गया साहब, 8,000 रुपए लगेंगे। बोला 8,000, बाप रे इतना तो पैसा नहीं, कुछ कम कर दो। बोला ठीक है कर सकता हूँ, तो एक तरीका है। मैं बोला क्या तरीका है, बोलते एक काम करो कंपनी में फोन करो, बोलो कि थोड़ा सा कचड़ा वचड़ा कुछ अटक गया था, वो बंदा आके ठीक करके चला गया, 200 रुपये मांगेंगे दे देना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेसर का क्या, बोला कंप्रेसर मैं लगा दूंगा, ठीक है, और मेरे को आप 3,000 रुपये दे देना। बोला अच्छा ठीक है, 8,000 का 3,000 बोल रहा है। तो ये 3,000 वो क्या करने वाला है, वो कंपनी को जाके बोलेगा कि ये कंप्रेसर मैं जो लेकर गया था कंपनी से ये खराब था, काम में नहीं आया, फेंक के आ गया था, ठीक है ना। सो कंपनी के लिए हो गया लॉस। ये कंप्रेसर उसने मेरे घर में 3,000 रुपये में बैठा दिया, तो मेरा पैसा बचा, मेरे को 8,000 नहीं देने पर मेरा 5,000 बच गया, मैंने 3,000 दिए। बट ये जो 3,000 है उस मैकेनिक ने सीधे अपने जेब में भरे। इस मैकेनिक ने वो कंप्रेसर को बनाया भी नहीं था, उसका एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ, देयर इज नो कॉस्ट प्राइस, ही डायरेक्टली गॉट 3,000 रुपीज विच वॉज हिज प्रॉफिट। अब ये कंप्रेसर बनाया किसने था, कंपनी ने। बनाने के लिए कुछ तो खर्चा आया होगा, 2,000 3,000 4,000 कुछ तो, उसके ऊपर उसको सेलिंग कर रहे थे 8,000। बट ये जो 4,000 रुपए है, जब ये मैकेनिक ने कंपनी को एक पैसा नहीं दिया तो पूरे का पूरा लॉस हो गया। सो कंपनी वेंट इनटू लॉस, ठीक है ना। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका सामान बेचते हैं ये, तो अगर कोई कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, वहां से सामान चोरी करके प्राइवेटली किसी को बेचेगा और उससे डायरेक्ट पैसा लेगा, तो वो इंसान तो बहुत अमीर हो जाएगा, बट कंपनी गरीब हो जाएगी। कंपनी से सामान लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब हो रही है, दे वर फेसिंग लॉसेस। ऑन द अदर हैंड द ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। तो ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा था क्वीन को, इसलिए इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी में पता चला कि दे वर डूइंग करप्शन, और सबसे ज्यादा करप्टेड ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव था,
ठीक है, इसके बाद बहुत पैसा आ गया था, तो इसके ऊपर खासकर इंक्वायरी बैठी। ये राजा से एकदम जीरो पे आ गया, मतलब एकदम राजा वाली जिंदगी जी रहा था, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को गोली मार दी, क्योंकि उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा तो गेम खत्म हो जाएगा। सो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को गोली मार दी। तो अब क्वीन ने बोला कि अब हमें समझ में आ गया कि रीजन क्या है, बट वी नो दैट इंडिया इज वेरी मच प्रॉफिटेबल। इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पे सामान बेचना बहुत आसान है। सो इंडिया इज वेरी मच प्रॉफिटेबल फॉर अस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमने कंपनी को डूबने दिया तो हमें लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। इससे अच्छा कंपनी को कुछ पैसे देकर अभी बचा देते, लेकिन आगे चलकर हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो इसलिए इंग्लैंड के क्वीन ने क्या किया, इंग्लैंड के क्वीन ने पैसे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद बोला कि इसके बाद कंपनी को मेरे डायरेक्शंस पे चलना पड़ेगा। तो क्वीन स्टार्टेड कंपनी क्या बोलते हैं, इंटरफियरिंग इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब क्वीन जो बोलेगी वही सुनना पड़ेगा, कि क्वीन पैसे दे रही है बचाने के लिए। सो शी पास्ड एक्ट कॉल्ड एज regulating act regulating act of 1773. After that queen started controlling the whole things in India. इसके बाद अंग्रेजों का रूल इंडिया में स्टार्ट होता है। हरी बात समझ में? दिस इज हाउ इंग्लैंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया आफ्टर 1773। तो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ उनका रूलिंग देखे तो 1773 से 1947 तक है। तो ये करीब करीब आपका करीब 180 ईयर्स के आसपास होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना 150 साल के आसपास रूल किया। तो 150 साल यहाँ से, अगर उनके इंडिया से आने से काउंट करेंगे तो 1608 से होना चाहिए, 1608 टू 1947, फिर तो 300 साल होने चाहिए। ठीक है ना? तो 300 साल नहीं रूल किया उन्होंने, हमें रूल किया करीब करीब 180 साल। समझ में आ रही बात? सो दे रूल्ड आफ्टर दिस पीरियड। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन हिस्ट्री लेटर ऑन। अभी अगले बार ही नहीं, अगली बार क्या है कि मंडे में आपका इंग्लिश की है, क्या बोलते हैं, मैथ्स का क्लास होगा। एंड नेक्स्ट वीक इन माय क्लास फ्रॉम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वी विल बी स्टडीइंग ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लियर सो फार? एनी डाउट्स?